सीरिया के प्राचीन योद्धा युद्ध के मैदान में जिस दमिश्क की तलवार से लड़ते थे, जो उस समय दुनिया की सबसे खतरनाक तलवार मानी जाती थी। हाँ बिल्कुल। तो क्या किसी को अंदाजा है कि उस तलवार का लोहा आता कहाँ से था? रोम से या मिस्र से? ज्यादातर लोगों को यही लगेगा। जी नहीं, वो लोहा आता था हमारे झारखंड के घने जंगलों से। एकदम सही। और ये एक ऐसा तथ्य है ना जो अक्सर विश्व इतिहास की चकाचौंध में कहीं दब कर रह जाता है। सही बात है। तो झारखंड स्टडी सर्कल में स्वागत है। आज की इस गहन चर्चा में हम प्रागैतिहासिक काल में झारखंड पर बात करने वाले हैं। ये बहुत ही दिलचस्प विषय है ना? है ना? और जो लोग हमें सुन रहे हैं उन्हें मैं बता दूं कि इस विषय की सबसे बड़ी चुनौती और सबसे बड़ा रोमांच भी यही है कि इस काल का कोई भी लिखित साक्ष्य मौजूद नहीं है। कोई डायरी नहीं, कोई सरकारी रिकॉर्ड नहीं। बिल्कुल। हम पूरी तरह से उन पत्थरों और गुफाओं पर निर्भर हैं। तो आज हमारा मिशन है कि हम मास्टर क्लास प्रेजेंटेशन की हर एक स्लाइड का पूरे विस्तार से विश्लेषण करें। ताकि जो भी थ्योरी है और जो पिछली परीक्षाओं के प्रश्न हैं वो सब एकदम स्पष्ट हो जाएं। जी। और प्रेजेंटेशन के अंत में जो 10 मेगा MCQ चैलेंज है उसे हल करने के लिए हम एक मजबूत नींव तैयार करेंगे। जब हमारे पास कोई लिखित इतिहास नहीं होता ना, तो पत्थरों और गुफाओं से मिली एक छोटी सी चीज भी, जैसे कोई टूटा हुआ मिट्टी का बर्तन हो या कोई घिसा हुआ पत्थर, हाँ, वो हमें एक बहुत ही विशाल कहानी बताती है। वो चीजें खामोश जरूर है, लेकिन अगर उन्हें वैज्ञानिक नजरिए से पढ़ा जाए तो वो पूरी सभ्यता का नक्शा खींच देती है। तो चलिए सबसे पहले पाषाण काल के ब्लूप्रिंट से अपनी चर्चा शुरू करते हैं। मानव विकास की कहानी में पाषाण काल को 3 मुख्य चरणों में बांटा गया है। पूरा पाषाण, मध्य पाषाण और नव पाषाण। जी। सबसे पहला है पूरा पाषाण काल, जिसका समय 25 लाख ईसा पूर्व से लेकर 10,000 ईसा पूर्व तक माना जाता है। 25 लाख साल? ये बहुत लंबा समय है। बहुत लंबा। इतने समय तक इंसान सिर्फ एक शिकारी यानी आखेटक था और जो मिल गया उसे इकट्ठा करके खाने वाला खाद्य संग्राहक था। और इस काल की सबसे दिलचस्प बात यह है कि इंसान को आग की जानकारी तो हो चुकी थी, लेकिन उसे इस्तेमाल करना नहीं आता था। बिल्कुल। उसे ये नहीं पता था कि उस आग को नियंत्रित कैसे करना है। वे शायद जंगल की आग को देखकर बस डरते होंगे। यहाँ मुझे एक बहुत ही सटीक तुलना याद आ रही है। मुझे लगता है कि पुरापाषाण काल के इंसान ना किसी नए गैजेट के बीटा टेस्टर की तरह थे। बीटा टेस्टर? अच्छा, वो कैसे? मतलब उनके पास आग जैसा एक बहुत ही शक्तिशाली टूल आ तो गया था, लेकिन उसका मैनुअल यानी उसे अपनी मर्जी से इस्तेमाल करने का तरीका उन्हें अभी तक नहीं मिला था। अरे वाह, ये बहुत ही शानदार तुलना है। आग की उपस्थिति थी, लेकिन उससे खाना पकाना या जंगली जानवरों को भगाना, ये नियंत्रण उन्हें नवपाषाण काल तक आते आते समझ आया। और अगर हम इस काल के साक्ष्यों की बात करें तो हजारीबाग एक बहुत बड़ा केंद्र है ना? जी। वहाँ बांदा, इस्को, सतपहाड़, करसो जैसे स्थल मौजूद हैं। जो लोग पुराने प्रश्न पत्र हल करते हैं उन्हें पता होगा कि करसो कई बार पूछा जा चुका है। पश्चिमी सिंहभूम का लोटा पहाड़ भी तो है, और पलामू के झाबर और बाजना से भी साक्ष्य मिले हैं। लेकिन मई 2019 में ASI की एक रिपोर्ट आई थी ना? हाँ, वो एक बहुत ही ऐतिहासिक खोज थी। ASI ने रांची, रामगढ़ और पश्चिमी सिंहभूम के कई इलाकों से लगभग 10,000 वर्ष पुराने अवशेष खोज निकाले। ये साबित करता है कि झारखंड के जंगल आदि मानव के लिए बहुत अनुकूल थे। बिल्कुल। फिर समय का पहिया आगे बढ़ता है और हम मध्य पाषाण काल में प्रवेश करते हैं, 12,000 से 8,000 ईसा पूर्व। यहाँ चीजें बदलने लगती हैं। इंसान ने लघु पाषाण मतलब माइक्रोलिथ्स का इस्तेमाल शुरू कर दिया था। भारी पत्थरों को छोड़कर छोटे पत्थरों की तरफ जाना एक बहुत बड़ा बदलाव था। तो मैं सोच रही थी कि क्या ये इसलिए था क्योंकि उस समय के जानवर छोटे और तेज हो गए थे, या कोई और विज्ञान था इसके पीछे? सिर्फ जानवर छोटे या तेज नहीं हुए थे, बल्कि इंसान की शिकार करने की तकनीक बदल रही थी। भारी पत्थर को हाथ से फेंकने में ऊर्जा ज्यादा लगती थी और निशाना भी तो चूक सकता था। बिल्कुल। ऐसे में इंसान को एक ऐसी चीज चाहिए थी जो हवा को चीरते हुए दूर तक जाए। उन्होंने इन छोटे पत्थरों को लकड़ी के खांचे में फंसाकर तीर और भाले बनाना शुरू कर दिया। मतलब ये एक तरह का प्राचीन इंजीनियरिंग इनोवेशन था। हाँ, एकदम। और इसी काल में एक और बहुत बड़ी क्रांति हुई, पशुपालन की शुरुआत। इंसान ने पहली बार समझा कि हर जानवर को मार के खाना जरूरी नहीं है।
कुछ जानवरों को पाला भी जा सकता है। सही बात। दुमका, पलामू और रांची के इलाकों में इस संस्कृति के गहरे साक्ष्य मिलते हैं। फिर आता है नवपाषाण काल, 6000 से 1000 ईसा पूर्व। ये वो समय था जब इंसानों को आखिरकार उस आग का मैनुअल मिल गया। आग का नियंत्रित उपयोग शुरू हो गया। मिट्टी के बर्तन बनने लगे और सबसे बड़ी बात, कृषि की शुरुआत हुई। खेती का मतलब है कि अब आप बंजारे नहीं रह सकते। एकदम सही। जब आप बीज बोते हैं तो फसल के पकने तक उस जमीन के पास रुकना पड़ता है। इसी ठहराव ने मानव बस्तियों को जन्म दिया। बर्मन की एक पुस्तक है ना, द न्यूलिथिक पैटर्न इन द प्री हिस्ट्री ऑफ इंडिया। जी, उसमें विस्तार से बताया गया है कि छोटा नागपुर में 12 हस्त कुठार पाए गए थे। जी। जमशेदपुर में भी स्वर्णरेखा और खरकई नदियों के संगम से साक्ष्य मिले हैं। एक मिनट, ये हस्त कुठार क्या होता है? मतलब क्या ये आज की लोहे की कुल्हाड़ी जैसा ही दिखता था? नहीं, ये आज की कुल्हाड़ी जैसा बिल्कुल नहीं था। हस्त कुठार यानी हैंड एक्स एक आंसू के आकार का भारी पत्थर होता था। अच्छा, तो इसमें पकड़ने के लिए लकड़ी का हत्था नहीं होता था? बिल्कुल नहीं। इंसान इसे सीधा अपनी मुट्ठी में पकड़कर पेड़ काटने या जानवरों की खाल छीलने का काम करता था। ये उस समय का मल्टीपर्पज टूल था। समझ गई। अब यहाँ से ये चर्चा एक बहुत ही रोमांचक मोड़ लेती है। पत्थरों का युग खत्म हो रहा था और इंसान ने धातु खोज ली थी। धातु युग जो 4000 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक चला, और यहाँ झारखंड का सिंहभूम क्षेत्र एक बहुत बड़ा औद्योगिक केंद्र बनकर उभरता है। और इस औद्योगिक केंद्र की नींव रखने का श्रेय जाता है असुर, बिरजिया और बिरहोर जनजातियों को। इनका मेटलर्जी या धातु विज्ञान का ज्ञान अपने समय से सदियों आगे था। अगर हम तांबे के युग की बात करें तो दरगामा से 1915 में तांबे के 5 सेल्ट मिले थे। ये सेल्ट क्या चीज है? सेल्ट प्रागैतिहासिक काल का एक विशेष औजार होता था। ये कुल्हाड़ी जैसा दिखता था, लेकिन इसमें हत्था फंसाने के लिए कोई छेद नहीं होता था। तो इसे बांधते कैसे थे? इसे एक खास तकनीक से रस्सी या चमड़े के फीते की मदद से लकड़ी में बांधा जाता था। तांबे का सेल्ट मिलना साबित करता है कि वे धातु को ठोस आकार देना सीख गए थे। और इसी से जुड़ी एक खोज है जो परीक्षाओं के लिए बहुत बड़ा अलर्ट है। हजारीबाग का बहारे गंडा, वहां से तांबे की 49 खानों के अवशेष मिले हैं। एक या दो नहीं, पूरी 49 खदानें। ये तो स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि ये पूरी एक संगठित इंडस्ट्री थी। यह सचमुच एक औद्योगिक पैमाना था। और इसके बाद वे कांस्य युग में प्रवेश कर गए। तांबे में टिन मिलाकर कांसा बनाना कोई आसान काम नहीं है। जी, उसके लिए रासायनिक प्रक्रिया समझनी पड़ती है। बिल्कुल। छोटा नागपुर के असुर और बिरजिया जनजातियों ने इसे पूरी तरह से मास्टर कर लिया था। लेकिन जो बात मुझे सबसे ज्यादा चौंकाती है वो लौह युग से जुड़ी है। हमने एपिसोड चर्चा की शुरुआत में उस दमिश्क की तलवार का जिक्र किया था। जी हाँ। असुर और बिरजिया जनजातियों ने लोहे को गलाने की इतनी बेहतरीन तकनीक विकसित कर ली थी कि वो लोहा झारखंड से सीधे मेसोपोटामिया और सीरिया तक जाता था। ये तो प्राचीन काल का असली मेक इन इंडिया है। बिल्कुल। और ये समझना जरूरी है कि ये व्यापार होता कैसे था। उस समय नदियां ही सबसे बड़े हाईवे हुआ करती थीं। तो नावों का इस्तेमाल होता था? जी, झारखंड की नदियों से नावों के जरिए इस लोहे को बंदरगाहों तक पहुंचाया जाता था और वहां से समुद्री रास्तों से होते हुए ये मध्य पूर्व तक जाता था। और इस लोहे की खासियत ये थी कि ये जल्दी जंग नहीं खाता था और इसमें गजब का लचीलापन था। इसी वजह से दमिश्क की तलवारें दुनिया में अजय मानी जाती थी। हमने देखा कि धातुओं ने झारखंड को एक इंडस्ट्रियल हब बनाया, लेकिन उनकी संस्कृति को समझने के लिए हमें हजारीबाग की उन रहस्यमयी साइट्स की तरफ बढ़ना होगा। हजारीबाग रहस्यों का एक ऐसा खजाना है जो आज भी इतिहासकारों को आश्चर्य में डाल देता है। सबसे पहले बात करते हैं इसको गांव की, जो परीक्षाओं में बार बार पूछा जाता है। जी, यहाँ खुदाई में एक भूल भुलैया जैसी अजीबोगरीब आकृति मिली है और एक खुला सूर्य मंदिर मिला है। लेकिन इस्कॉन में जो चीज मुझे सबसे ज्यादा हैरान करती है वो है वहां के गुफा चित्र। उन गुफाओं की दीवारों पर नक्षत्र मंडल के चित्र हैं। हाँ, खगोलीय चित्र। और तो और कुछ आकृतियां अंतरिक्षयान और अंतरिक्ष मानव एलियंस जैसी दिखाई देती हैं। साथ ही वहां हिमयोग की एक गुफा भी है। जब कोई इसे पहली बार सुनता है तो उसे अचरज होता है। बिल्कुल, मुझे तो लगता है जैसे ये किसी हॉलीवुड साइंस फिक्शन फिल्म का सेट हो। क्या वाकई उन्होंने आसमान में कोई यूएफओ देखा था? इस तरह के चित्र देखकर किसी के भी मन में एलियंस का ख्याल आ सकता है। लेकिन पुरातत्व वेदों का दृष्टिकोण थोड़ा अलग है। अच्छा, वो क्या मानते हैं? वे मानते हैं कि यह इस बात का प्रमाण है कि प्राचीन मानव की खगोलीय समझ बहुत गहरी थी।
वे रात के अंधेरे में तारों की चाल और उल्कापिंडों का अवलोकन करते थे। तो हो सकता है उन्होंने किसी उल्कापिंड को स्पेसशिप मान लिया हो सकता है उन्होंने किसी खगोलीय घटना को देखा हो और अपनी समझ को प्रतीकात्मक रूप में उकेरा हो। ये उनका विज्ञान था। आसमान से उनका ये रिश्ता अद्भुत था। हजारीबाग में ही सीतागढ़ा पहाड़ भी तो है। हाँ, सीतागढ़ा पहाड़ ये साबित करता है कि झारखंड बौद्ध धर्म का भी एक अत्यंत महत्वपूर्ण केंद्र रहा है। यहाँ से 6ठी शताब्दी का एक भव्य बौद्ध मठ मिला है। और सबसे खास बात है यहाँ का एक स्तूप जिसमें भगवान बुद्ध की 4 आकृतियां उकेरी गई हैं। साथ ही एक स्त्री की खंडित प्रतिमा भी मिली है। और इतिहास में इसके महत्व की पुष्टि इस बात से होती है कि चीनी यात्री फाहियान ने भी अपने यात्रा वृत्तांत में इसका उल्लेख किया है। हजारीबाग से जुड़ा एक और स्थल है दूध पानी, जहां से 8वीं शताब्दी के पालकालीन शिलालेख मिले हैं। जो लोग परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं वे इन तीनों साइट्स को अच्छे से याद कर लें। बिल्कुल। अब हजारीबाग से बाहर निकलकर हमें राज्य के अन्य हिस्सों में फैले उन साक्ष्यों को भी समझ लेना चाहिए जो अक्सर मिलान करें वाले सवालों में आते हैं। तो चलिए एक क्विक चीट शीट बना लेते हैं। सिंहभूम से शुरुआत करते हैं। पूर्वी सिंहभूम में बारूडी नाम की जगह है, यहाँ से पत्थर की हथौड़ी मिली है। और बानाघाट से काले रंग के मृदभांड मिले हैं। और अगर हम पश्चिमी सिंहभूम की तरफ चलें तो बेनू सागर या बेनी सागर से 7वीं शताब्दी की जैन मूर्तियां मिली हैं। ये इस बात का प्रमाण है कि बौद्ध धर्म के साथ साथ जैन धर्म का भी इस क्षेत्र में गहरा प्रभाव था। चक्रधरपुर से 9 पाषाणकालीन चाकू भी प्राप्त हुआ है। अब पलामू प्रमंडल की बात करें तो पांडु से 4 पाए वाली एक पत्थर की चौकी मिली है जो अब पटना संग्रहालय में है। और पलामू किले से भगवान बुद्ध की एक मूर्ति मिली है जो भूमि स्पर्श मुद्रा में है। गढ़वा जिले के भवनाथपुर में प्रागैतिहासिक गुफाएं हैं जहां शिकार के चित्र मिले हैं, विशेष रूप से हिरन और भैंसे के चित्र। गुफाओं में शिकार के चित्र बनाना सिर्फ टाइम पास नहीं था। कई इतिहासकार मानते हैं कि ये एक तरह का अनुष्ठान हुआ करता था। शिकार पर जाने से पहले की कोई रस्म? जी, वे मानते थे कि दीवारों पर चित्र बनाने से उन्हें असल शिकार में सफलता मिलेगी। ये मनोविज्ञान सच में दिलचस्प है। अब मैं कुछ ऐसी खोजों का जिक्र करना चाहूंगी जो मुझे बहुत सोचने पर मजबूर करती हैं। लोहरदगा से कांसे का प्याला मिला है। और गुमला के बसिया से तांबे की कुल्हाड़ी। रांची के नामकुम से तांबे का कंगन मिला है। और खूंटी के मूरद से तांबे की सिकड़ी यानी चेन और कांसे की अंगूठी मिली है। हाँ, ये बहुत ही परिष्कृत चीजें हैं। मुझे ये सोचकर आश्चर्य होता है कि तांबे की सिकड़ी और अंगूठी ये चीजें तो जिंदा रहने के लिए जरूरी नहीं है। इसका मतलब है कि वे लोग सज संवर रहे थे। आपने बिल्कुल सही नब्ज पकड़ी है। आभूषणों का मिलना साबित करता है कि वो समाज अब खाने की रोजमर्रा की जद्दोजहद से ऊपर उठ चुका था। उनके पास कला के लिए वक्त था। बिल्कुल। जब समाज में कृषि के कारण स्थिरता आ जाती है तभी धातु को पिघलाकर अंगूठी बनाने की फुर्सत जन्म लेती है। ये एक विकसित सभ्यता का संकेत है। इसी लिस्ट में बोकारो से मिला एक हरा अभ्रकीय स्फटिक का हस्त कुठार भी है। और एक जगह जो परीक्षाओं में पूछी गई है, चतरा का ओबरा, यहाँ से मेगालिथ संस्कृति के साक्ष्य मिले हैं। जी। तो ये मेगालिथ असल में काम कैसे करता था? मेगालिथ को हम आज के समय के जीपीएस पिन या लैंडमार्क की तरह समझ सकते हैं। जीपीएस पिन वो कैसे? प्राचीन काल में जब किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति की मृत्यु होती थी तो उसकी कब्र के ऊपर विशालकाय पत्थर गाड़े जाते थे। जो जनजातियां बंजारा जीवन जीती थीं, उनके लिए ये पत्थर एक स्थायी निशान होते थे। मतलब वो अपने पूर्वजों को याद रखने का उनका तरीका था। बिल्कुल। प्रेजेंटेशन के मास्टर समरी मैप में इन सभी स्थानों की स्थिति दिखाई गई है। अभी तक हमने जितनी भी बात की वो हजारों साल पुरानी सभ्यता के बारे में थी, लेकिन पुरातात्विक उत्खनन तो आज भी जारी है ना? हाँ, हाल ही के वर्षों में कुछ बहुत ही चौंकाने वाली खोजें हुई हैं। जैसे पलामू जिले के नौडिहा गांव की खोज, जहां खुदाई में एक मिट्टी की सुराही मिली जिसमें 102 चांदी के सिक्के भरे हुए थे। और जब पुरातत्ववेदों ने जांच की तो पता चला कि ये सिक्के औरंगजेब के काल के हैं। 102 चांदी के सिक्के एक सुराही में। इसका मतलब है कि किसी ने अपनी जमा पूंजी जमीन के नीचे गाड़कर छुपाई होगी, शायद किसी हमले या चोरी के डर से। और फिर वो इंसान उसे निकालने कभी वापस नहीं आ पाया। ये सुनकर थोड़ा अजीब सा लगता है ना? हाँ, ऐसे खजाने अक्सर मानवीय डर की कहानी कहते हैं। एक और बड़ी खोज गुमला जिले के सिसाई में हुई है,
जहां ऐतिहासिक नवरत्नगढ़ किला है। वहां क्या मिला? वहां खुदाई के दौरान एक प्राचीन भूमिगत महल का पूरा ढांचा बाहर आया है, जो लगभग 600 वर्ष पुराना है। 600 साल पुराना खुफिया अंडरग्राउंड महल, ये तो आर्किटेक्चर का बेहतरीन नमूना है। जी, और इसीलिए एएसआई ने 2019 में नवरत्नगढ़ को राष्ट्रीय पुरातात्विक धरोहर घोषित कर दिया था। यह महल आने वाले समय में सुरक्षा रणनीतियों के कई रहस्य खोल सकता है। वाकई आज की इस विस्तृत चर्चा ने इतिहास को देखने का हमारा नजरिया ही बदल दिया है। हम 25 लाख साल पुराने पत्थरों से शुरू हुए थे और सीरिया तक तलवारें एक्सपोर्ट करने वाली दुनिया तक पहुंच गए। अगर इस पूरे विश्लेषण को मैं एक अंतिम विचार में समेटना चाहूं, तो जो लोग हमें सुन रहे हैं वो बस जरा ये सोचिए, जी, जिस झारखंड को आज की दुनिया सिर्फ घने जंगलों या कोयला खदानों के लिए जानती है, वो असल में कोई पिछड़ा हुआ क्षेत्र नहीं था। हजारों साल पहले ये मेसोपोटामिया तक लोहा सप्लाई करने वाला दुनिया का पहला ग्लोबल इंडस्ट्रियल हब था। ये सच में रोंगटे खड़े कर देने वाली बात है। जब हम बाहरे गंडा की खदानों या दमिश्क की तलवारों के इतिहास को देखते हैं, तो वे सिर्फ खामोश पत्थर नहीं रहते, वे मानव नवाचार और एक उन्नत व्यापारिक नेटवर्क की पहली वैश्विक कहानी बन जाते हैं, जिसकी शुरुआत यहीं झारखंड की मिट्टी से हुई थी। क्या बात है, ये नजरिया सच में हमें अपने इतिहास पर गर्व करने का मौका देता है। बिल्कुल। अब जो भी ये चर्चा सुन रहे हैं, उनके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण टास्क है। इस प्रेजेंटेशन के अंत में 10 मेगा MCQs चैलेंज दिया गया है, जिस पे वो सारे सवाल हैं जिन पर हमने गहराई से चर्चा की है, जैसे बहारे गांडा की खदानें, इस्को के गुफा चित्र, दूध पानी का शिलालेख और नौडिहा के सिक्के। आप सभी से मेरा अनुरोध है कि इन सभी MCQs को हल करें और अपना स्कोर 1 से 10 तक जरूर बताएं। जी, कमेंट सेक्शन में कमेंट आंसर ऑफ MCQ लिखकर हमें बताएं। हमें आपके जवाबों का बेसब्री से इंतजार रहेगा। बिल्कुल। अगर आपको आज का ये गहन विश्लेषण पसंद आया है, तो झारखंड स्टडी सर्कल को सब्सक्राइब जरूर करें। अपना बहुमूल्य फीडबैक भी कमेंट्स में दें। आज के लिए बस इतना ही, लेकिन जाते जाते क्या आपने कभी सोचा है कि आज से 1000 साल बाद जब भविष्य के पुरातत्वविद हमारे आज के शहरों की खुदाई करेंगे, तो उन्हें मिट्टी के नीचे हमारी कौन सी चीजें मिलेंगी, और वो प्लास्टिक या पुरानी स्क्रीन देखकर हमारे इस युग के बारे में क्या कहानी गढ़ेंगे? सोचिएगा जरूर। झारखंड स्टडी सर्कल से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।